स्टार्ट करें। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो आपका एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनली कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन? बोलो, कब बना था? बताया हो कि नहीं? कब बना था? 26 नवंबर 1949। क्लियर? अच्छा, तो संविधान में कितना आपका आर्टिकल था? 395 आर्टिकल्स थे, है ना? अच्छा, कितना पार्ट थे? 22 पार्ट्स थे। क्लियर? और कितना शेड्यूल था? और आज के डेट में कितना है? हाँ, ये आपका बढ़ते घटते रहता है, ये नंबर पे हम लोग बात नहीं कर सकते, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कितना पार्ट से? 25 पार्ट से। और यहाँ पर 8 शेड्यूल था ना, और कितना शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। क्लियर है इतना बात? ठीक है, तो अब देखो भैया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ये कहानी था। क्लियर? और आज के डेट में कहानी कुछ अलग है। क्लियर? तो यहां पर देख रहे हो कुछ ना कुछ बढ़ा है, बढ़ा है ना? देख पा रहे हो? सिमिलरली ये भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। क्लियर? और आपका इधर भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। ठीक, चेंज आया ना? ये जब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, ठीक है, तो ये जो चेंज आने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अमेंडमेंट के थ्रू हुआ ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया दोस्त? अमेंडमेंट किया गया। तो इस तरह से बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ होगा। ठीक है, आज तक बोला जाता है लगभग 106 अमेंडमेंट इस तरह से हो चुका है। ठीक है, 106 अमेंडमेंट। 1950 में आपका 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। क्लियर? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और इस तरह से आपका प्रोसेस चलते रहा और आज का डेट लगभग आपका बोला जाए तो आज कितना तारीख है? 31 मई 2025। आज तक का यदि बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, पहला आपका अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, 1951 में अमेंडमेंट हुआ था। लास्ट आपका अमेंडमेंट हुआ है 2023 में। ठीक है, और यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट है 106 अमेंडमेंट आज तक हो चुका है। कितना अमेंडमेंट हुआ है? ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। क्लियर? तो टोटल तो हमारे लिए याद रखना संभव नहीं है। हम एक तो ग्रुप बी का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम जुडिशियल का तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप ए सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम लोग क्या करें? ग्रुप बी का तैयारी करें। लेकिन कुछ इसमें से ऐसा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आपको यू आर सपोज टू नो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारा अमेंडमेंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? अमेंडमेंट क्या होता है समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? बोल सकते हैं। लिखना है? लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखिए। लिख लीजिए। लिख लीजिएगा जल्दी। लिख लिए? ये कौन सा डे आपका? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे से लेकर
आपका 20 आज 31 मई तक में यदि बात करें तो टोटल इस रेंज में 106 अमेंडमेंट हुआ। इतना सा बात मैं आपको कराया हूँ, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, चलो मैडम हुआ आप लोग का। अब देखो दोस्त, ये जो अमेंडमेंट हुआ ना, इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। ऐसे थोड़ी ना हुआ कि सुबह में उठे मोदी जी बोलेंगे नहीं चलो एक नया चीज लिख देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से होकर गुजरता है, फिर जाकर कोई अमेंडमेंट संविधान में किया जाता है। संविधान तो कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान जैसा देश तो नहीं है कि हमेशा हर 5 साल में नया नया संविधान बनाएंगे, ऐसा है क्या। हम लोग क्या करते हैं, जो भी करना रहता है बहुत सोच समझ के करते हैं। टोटल पार्लियामेंटेरियन आपस में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो निर्णय रहेगा उसको फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट भी यदि एक्सेप्ट करेंगे तब जाके वो आपका लॉ बनता है, एक्ट बनता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, इस तरह का प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ये जो सर्कल है इसको मैं पार्लियामेंट बना दिया हूँ। पार्लियामेंट में 2 हाउस काम करता है, लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो किसी के मन में, मोदी जी के मन में हो, उसका कैबिनेट के मन में, किसी के मन में आएगा नहीं कुछ चेंज करना है, कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। तूफानी करने का यदि मन किया तो तूफानी तभी हो पाएगा जब वो सही होगा। यदि गलत होगा तो तूफानी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ यदि तूफानी करना है तो सही चीज के साथ, सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहेगा तब वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो क्या बात है, जैसे कोई भी यदि आपको चेंज करना है तो पहले आपको ड्राफ्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। ड्राफ्ट कहाँ प्रेजेंट करेंगे, पार्लियामेंट में, ठीक है। जब आप ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर में डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन होगा, कोई फॉर में डिस्कशन करेगा, कोई अगेंस्ट में डिस्कशन करेगा, उसके बाद क्या होगा, उस पर वोटिंग होगा। यदि आपका जैसा बिल रहा, 3 तरह का मेजोरिटी होता है, उस तरह से आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसा भी रहेगा वोटिंग होने के बाद यदि वो पास हुआ तो उसको पास माना जाएगा। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो फिर ये बिल आपका जो ड्राफ्ट था वो क्या बन जाएगा, बिल। और इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में यदि चेंज करना है, यदि कोई नॉर्मल बिल है तो उसको बिल बोलेंगे सिर्फ, क्लियर। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो उसको क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब मान लो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद भी प्रेसिडेंट को यदि लगा कि नहीं हमको सही नहीं लग रहा तो अपना असेंट नहीं देगा, मतलब सिग्नेचर नहीं करेगा, फिर से वो बिल घूम के आ जाएगा वापस। अब बिल फिर से डिस्कशन होगा, पास होगा, फेल होगा, वो आगे का मैटर है, ठीक है। और मान लो उसको लगा कि नहीं बिल सही है तो क्या करेंगे, साइन कर देंगे, और साइन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन ये पावर प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट के पास जो पावर है कि हम एसेंट नहीं देंगे, साइन नहीं करेंगे, वो पावर सीज हो जाता है। वो पावर क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। यदि वो एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने से रिलेटेड होगा तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। क्लियर है यहां तक बात, कोई डाउट बोला जाए। तो पहले ड्राफ्ट रहेगा, ड्राफ्ट आपका लोकसभा में प्रेजेंट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, फिर पास होगा तो वो बिल बनेगा, बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो एक्ट बनेगा। क्लियर, ये सिंपल सा प्रोसेस है, लिखिए। यहां तक क्लियर है ना सभी को। जहां पर जिसको जो डाउट हो बोल सकते हैं। हाँ, डज नॉट गिव एसेंट, डज नॉट गिव एसेंट। आगे बढ़े। आपको शेड्यूल के बारे में बताया था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बताया था ना। टोटल 12 शेड्यूल है आज के डेट में, ठीक। थोड़ा सा इधर ऑफिस में जाकर मैडम से मांग के लाइएगा एसी का रिमोट, जाइए।
लिख लिए? चलो, तो आपको ये बात समझ में आ गया कोई बिल कब रहेगा, ड्राफ्ट कब रहेगा, एक्ट कब बनेगा, सारा कुछ क्लियर हो गया, प्रोसेस क्लियर ना, कोई डाउट? चलो, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, यहां तक बात समझ में आ गया? अच्छा, तो अब देखो दोस्त, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट हुआ है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगला टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो बहुत सारा आपको डिटेल में पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन इसी में से आएगा, और क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहली बार हुआ था आपका 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, किस चीज से रिलेटेड हुआ था, क्लियर? दोनों ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। यहां तक, यहां आगे लिखिएगा, थ्रू दिस अमेंडमेंट, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, थ्रू दिस अमेंडमेंट जमींदारी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, जमींदारी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, खत्म कर दिया गया, एंड लैंड रिफॉर्म्स वर carried out, लैंड रिफॉर्म्स वर carried out, ठीक है, WRE, लैंड रिफॉर्म्स वर carried out, ठीक है, क्लियर? which was added in 9th शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल में ऐड किया गया? 9th शेड्यूल, ठीक है। टोटल 12 शेड्यूल होता है, 8 शेड्यूल था, 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया लैंड रिफॉर्म बनाकर, क्लियर है? 1 साल बाद ही, समझ में आ गया बात? अच्छा, अब देखो इसका जरूरत क्या पड़ा। आपको पता है जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उससे पहले अपना देश गुलाम हुआ करता था, किसका? अंग्रेजों का, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरह से गुलामी का जिंदगी जी रहे थे तो 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक होता है स्वाभिमानी, एक होता है चाटुकार, यस सर ना, ठीक है। तो जो चाटुकार टाइप के लोग थे, जब अंग्रेज जाने लगे तो वो क्या किए, लैंड को ले जा भाई, तू भी इतना जमीन ले जा, तू भी इतना, 100-200 एकड़ नहीं, 1000-2000 एकड़ करके बांटा गया, ठीक है। जनता भी खुश कि चलो हम इतना दिन ऐसा किए, लॉयल रहे तो हमको कुछ मिला, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जो स्वाभिमानी लोग थे उसके पास या तो फ्रेगमेंटेड लैंड बचा या फिर कुछ भी नहीं बचा, लैंडलेस हो गए, 2 तरह के लोग थे। लेकिन अपना कंट्री में हम लोग डेमोक्रेसी चला रहे थे। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, रिसोर्स का इक्वल एलोकेशन होना चाहिए सबके पास, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर एक प्रोसेस लाए कि नहीं, लैंड रिफॉर्म करेंगे, जिसके पास जितना जमीन है वो नहीं चलेगा, हम जितना जमीन चाहेंगे उतना रहेगा सबके पास। जमींदारी सिस्टम पहले खत्म करो, जमींदारी सिस्टम चल रहा है तभी तो ये हो रहा है, इसको खत्म करो, खत्म हो गया, क्लियर? उसके बाद आप क्या, लैंड रिफॉर्म लाओ,
मतलब क्या है, हर एक फैमिली को जमीन जाना चाहिए। उस टाइम जमीन गया था। क्लियर? और उसको कौन से शेड्यूल में हम लोग मेंशन किए? ठीक है। और यहां पर जो रहा राइट टू प्रॉपर्टी वाला बात आया था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, फंडामेंटल राइट है आपका, हुआ करता था। ठीक है, ये आर्टिकल 19 में भी है और आर्टिकल 31 में भी है। बोले सर दो आर्टिकल में तब क्यों है? यहां पर जो है एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब आपके दादा परदादा द्वारा जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। 19 में क्या है? 1906 में आपका अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपने खुद अपने मेहनत से जो अर्जित किया है। ठीक है, एक अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक 31 में क्या था? एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी 31 में था, 19 में क्या था? अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या रह गया? एक फंडामेंटल राइट हो गया। हाँ, आपके पास प्रॉपर्टी होगा, ये आपका राइट है, अधिकार है। क्लियर? लेकिन आगे चलकर ये अधिकार जो रहा देश का ग्रोथ के लिए एक बाधा बन गया। देश का ग्रोथ के लिए क्या बना? एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन गया। ठीक है, डिस्टर्ब करने लगा, हमारा देश में डेवलपमेंट नहीं होता था। क्यों? जब कभी कुछ भी ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके लिए फैक्ट्री लगे, प्लांट लगे, या फिर हम कुछ रिसर्च करना चाहें, कुछ भी चाहे, लैंड तो चाहिए होगा ना। आप लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे 3 फैक्टर, लैंड, लेबर, एम्प्लॉयमेंट पढ़े थे ना। कैपिटल, लैंड, लेबर, एम्प्लॉयमेंट पढ़े थे कि नहीं? ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 4 तरह की चीज पढ़े थे। तो उसी तरह से लैंड बहुत फंडामेंटल चीज चाहिए ही चाहिए। लेकिन लैंड को हम बना दिए लोगों का फंडामेंटल राइट। अब लोग का मर्जी हो तो लैंड देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो आगे चलकर इसको क्या बनाया गया? यहां पर 1976 में ये काम हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको बना दिया गया फंडामेंटल। इधर क्या होता था? फंडामेंटल राइट होता था। इससे आगे चलकर क्या बन गए? लीगल राइट हो गया। क्या बन गया? अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा, क्या बन गया? लीगल राइट। लीगल राइट जब चाहे सरकार आपका लीगल राइट को चेंज कर सकता है, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, आर्टिकल 300A। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट? तो आपका पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्यों है, जमींदारी सिस्टम क्यों हटाना पड़ा, लैंड रिफॉर्म क्यों हुआ, 9th शेड्यूल में दिया गया। उसके बाद फंडामेंटल राइट बना, फंडामेंटल से लीगल राइट बना। टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर? बोला जाए? नोट इट डाउन। अच्छा, इसका पढ़ाने का अभी वजह यही है क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, जो लोग एग्जाम देंगे तो शायद एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से, कंफर्म मिलेगा ही, इसलिए मैं पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ। अदरवाइज इसको बाद में पढ़ाते चलता है। हाँ, बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। बातें नहीं करो, आगे बढ़ो। हो गया? चलो लिख लिए सारी बातें। अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, बातें नहीं करो। क्यों यार? स्पीड में लिखो, ऐसे टाइम बर्बाद ना करो। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये आप लोग को पढ़ाया हूं क्या? पढ़ाया हूं या नहीं? याद करो, पढ़ाया हूं क्या? कॉपी पलटने की जरूरत नहीं, घर में यदि पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर आप लोग को रहने का अधिकार नहीं है, फिर मैं तब दूसरे तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मुझे हर तरीके से पढ़ाना आता है। पढ़ाया गया है? लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाया जा सकता है, फैजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन था, उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, पढ़ाए हो कि नहीं? तो पढ़ेंगे नहीं, घर में जाके ब्लैंक होकर आएंगे तो फायदा नहीं है। ठीक है, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ के आइए। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर 3 कमीशन बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। क्या क्या बना था?
एसके धर कमीशन, जेवीपी कमीशन एंड फैजल अली कमीशन। ठीक है, तो यहां पर आपका फैजल अली कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया। रिकमेंडेशन आया था कुछ, बोलो तो, हाँ है ना? क्या रिकमेंडेशन आया था दोस्त? स्टेट कैन बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बट द प्रोविजन ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट वाज रिजेक्टेड। यस और नो? लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन सकता है, ये बोल के चलेगा कौन? फैजल अली का कमीशन जो था। अब उसको संविधान में यदि नहीं लिखे तो कोई क्यों माने? क्यों मानेगा? हम लोग तो संविधान से चलते हैं ना, किसी लोग से तो नहीं चलते। उसको संविधान में लिखा गया। कौन से एक्ट से लिखा गया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्लियर? समझ में आई बातें? यहां तक नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं लिखवाऊंगा आपको। लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस was given constitutional recognition, was given constitutional recognition, constitutional recognition through this act, through this amendment act, through this constitutional amendment act CA। क्लियर? समझ में आई बातें? बोला जाए। और लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपका जो स्टेट बना था, कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ में आई बातें? कोई डाउट है यहां तक? बोला जाए। फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक बार में सुनोगे नहीं, 3 बार रिपीट करने के बाद भी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े। नंबर 3, नंबर 3 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। एट्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। अच्छा, जब आपका संविधान बना था ना, तो हम लोगों ने स्पेशल तरीके से एससी और एसटी कम्युनिटी का राइट को प्रोटेक्ट करके रखा था। यस और नो? एससी और एसटी कम्युनिटी का राइट को प्रोटेक्ट करके रखा था थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन, रखा था। ठीक, तो अब वो जो रिजर्वेशन में हमने बना के रखा था, तो हम लोग का जब संविधान बना तो वहां पर हम लोग एक बात रखे थे कि भैया 1950 से लेकर अगला 10 साल तक लोकसभा और स्टेट असेंबली का सीट रिजर्व होगा। लोकसभा और स्टेट असेंबली का सीट रिजर्व होगा। किसके लिए? फॉर एससी एसटी कम्युनिटी। क्लियर? सीट रिजर्व रहेगा। उसके साथ साथ एंग्लो इंडियन के लिए भी, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए भी सीट क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। क्लियर है? कहां कहां से? लोकसभा और स्टेट असेंबली में सीट क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। क्लियर बात? लेकिन वो 1960 में खत्म हो जा रहा था जाके बात। तो 1960 में हमारा सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, इसको अगला 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो किया गया अमेंडमेंट, क्या किया गया? 1960 से लेकर 1970 तक बढ़ा दिया गया, 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। क्लियर? क्या? रिजर्वेशन किसके लिए? एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए। कहां पर? लेजिस्लेटिव, लोकसभा और स्टेट असेंबली में क्या कर दिया गया? 10 साल के लिए रिजर्वेशन को
बढ़ा दिया गया। समझ में आई बात है? कोई डाउट? ये आपका 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लिखिएगा लिखिएगा। द नंबर ऑफ SC ST सीट्स इन असेंबली एंड लोकसभा, द नंबर ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन असेंबली और लोकसभा was reserved since commencement of constitution till 1960 full stop. But this period was extended till 1970 through 8th Constitutional Amendment Act 1960. 8th Constitutional Amendment Act 1960. ठीक है, आगे बढ़े, बोला जाए दोस्त। चलो, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए एक देखो कमिटी बना था, कौन सा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए कमिटी बना था, कौन सा? फैजल अली कमीशन। ठीक है, अब अगला हम लोग लिखेंगे, कितना नंबर होगा? नंबर 4, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966। ठीक है, reorganization of पंजाब ना लिखकर लिखो यहां पर पेप्सू, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेप्सू। ठीक है, क्लियर? हम लोग का देश आजाद कब हुआ? संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, एंड अप्रैल, इनफैक्ट 20 अप्रैल था शायद, 20 अप्रैल 1951 को पहली बार एक स्टेट में, भारत का एक स्टेट में इमरजेंसी लग गया। क्या लग गया? इमरजेंसी। नया नया देश बन के आजाद हुआ है और इमरजेंसी लग गया। क्या लगा? इमरजेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी स्टेट में लगे तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। वो कौन सा स्टेट था जानते हैं? पेप्सू। कौन सा स्टेट था? पेप्सू। इसका फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट
पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, यहां पर क्या लग गया? इमरजेंसी लग गया, जस्ट 1 साल के अंदर। क्लियर है? समझ में आई बातें? बोला जाए। और ये डेट जो था अप्रैल नहीं था यार, सॉरी, ये था आपका जून, 20 जून 1951। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पहली बार प्रेसिडेंट्स रूल कौन सा स्टेट में लगा था? कौन सा स्टेट था? पेप्सू। कौन सा स्टेट था? पेप्सू। क्लियर? कौन से स्टेट में लगा था? बोला जाए, पेप्सू। आगे बढ़े। देखो, पेप्सू को यदि आप देख के समझना चाहें तो क्या है पेप्सू, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं क्या हो गया। क्या हो गया भैया? अभी आप शांति से पढ़िए अब, ठीक है? सुनो ध्यान से। देखो, पेप्सू जो था ना अपना इंडिया का, दिल्ली तो छोटा सा पार्ट है, दिल्ली को छोड़ दो, ये था पेप्सू, जिसमें 3 स्टेट आ गया। क्या क्या? बोलो बोलो। ऐसे करके एक स्टेट आ रहा है जिसको क्या बोलते हैं? पंजाब। अच्छा, इधर से क्या बोलते हैं इसको? और नीचे, अब बीच में है चंडीगढ़ भी है ना? ये जो है आपका, यहाँ पर आपका चंडीगढ़ भी है। ठीक है, और इधर जो है कौन है? कुक्कुर। कौन है? बोलो, कौन है? अबे कुत्ता, कुकुर। ठीक है ना? अच्छा, इधर जो भैया सटा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, पाकिस्तान वाला, इसको बोलते हैं, उस टाइम बोला जाता था वेस्ट पंजाब। उस टाइम बोला जाता था, इसको बोला जाता था पूरा एरिया को ईस्ट, और जिसमें से ये एरिया क्या था? ईस्ट पंजाब। ठीक है, समझ रहे हो? तो पंजाब 2 पार्ट में बटा हुआ था। अब देखो, नया नया हम लोग देश आजाद हुआ 1948 में, जम्मू कश्मीर के मामले में हम लोग एक बार झगड़ा भी कर चुके हैं, हाँ या ना? भले ही छोटा स्केल का झगड़ा था, लेकिन झगड़ा तो कर चुके हैं। तो क्या चाहेगा? अब बुरी तरीके से पीट भी गया है 48 में, तो फिर क्या चाहेगा वो? प्रॉक्सी वार करेगा। क्या चाहेगा? प्रॉक्सी वार, मतलब कि डायरेक्टली अब नहीं लड़ेंगे, डायरेक्टली लड़ते बार बार मारता है हमको, नहीं लड़ेंगे हम, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ेंगे। इनडायरेक्ट कैसे लड़ेगा? अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा आपके एरिया में। अब 1947 में हम लोग आजाद हुए, 51 तक तो अपना फेंसिंग भी नहीं हुआ था, बाउंड्री, मतलब कि बाउंड्री खुला था, इधर इधर अपना बकरी चरने जा रहा है, उधर से इधर बकरी चरने आ रहा है, इस तरह का मामला हुआ करता था। समझ रहे हो? तो कभी कभी पता चलता था गाय यहाँ पर चरने इंडिया में, पाकिस्तान में चल गया, पाकिस्तान से फिर हाँक के लाओ, पाकिस्तान वाला इंडिया से हाँक के लेके जाता था, ऐसा चलता था कहानी। क्लियर? तो ये मामला था। तो पाकिस्तान को ये चीज़ फायदा मिल जाता था डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, और पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, जिसके वजह से स्टेट इनस्टेबिलिटी हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाना पड़ा? इमरजेंसी। क्या लगाना पड़ा? यही रेड कलर वाला जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्सू। क्या बोलते हैं? जिसमें आज का क्या क्या है? आज का बोलो, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, और हरियाणा है। ठीक है, और ये क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी है ना? बात समझ रहे हो? तो इतना सारा चीज था, और यहां पर इनस्टेबिलिटी हो गया, तो इसको क्या किया गया? उस टाइम इनस्टेबिलिटी को 1951 में कंट्रोल करने के लिए, जब प्रेसिडेंट रूल लगा था 20, कौन सा महीना में लगा था? जून 1951 को, जब इंडिया में पहला स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा था, वो स्टेट था पेप्सू। ठीक है,
तो इसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आगे चलकर इसमें डिस्टर्बेंस बढ़ते जा रहा था और बढ़े भी क्यों ना। आप 1957 में एक स्टेट बना दिए लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक, उसके बाद स्टेट बनाते जा रहे हैं, ठीक। और ये जो पेप्सू स्टेट है, यहां पर सोचो एक पंजाबी बोलने वाला रहता है, ठीक है, एक वो रहता है जो बोलता है पहाड़ी लैंग्वेज बोलता है, और एक वो रहता है जो हिंदी बोलता है, ठीक है, एक और रहता है जहां पर सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, चंडीगढ़ जैसे लोग, ठीक है। डिस्टर्बेंस तो होगा ना, होगा ही नहीं। तो इस डिस्टर्बेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए कमिटी बना था जिसको बोलते हैं शाह कमीशन। क्या बोलते हैं, क्लियर? क्या बना था, शाह कमीशन, क्लियर। शाह कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि भैया ऐसा करने से नहीं चलेगा, पेप्सू नहीं चल पाएगा आपका। इसको क्या कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इनफैक्ट 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पंजाबी बोलने वाले के लिए एक अलग स्टेट बनाइए, हिंदी बोलने वाले के लिए एक अलग स्टेट बनाइए, और पहाड़ी लैंग्वेज के लिए एक अलग स्टेट बनाइए, और एक यूटी बनाइए, ठीक है। पंजाबी बोलने के लिए जो स्टेट बना वो बना पंजाब, हिंदी बोलने के लिए जो बना हरियाणा, पहाड़ी लैंग्वेज के लिए जो बना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यूटी जो बना चंडीगढ़। क्लियर? पूरा कहानी समझ में आया? बोला जाए कोई दिक्कत? अब पूरा एरिया को डिस्टर्ब करने से बेटर है कोई पर्टिकुलर एरिया हमारा, वहां पर हम लोग टारगेट करेंगे। उसके बाद भी पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जाता है, तो पंजाब में हमारा फोर्स लड़ता है, अब उसके चक्कर में हरियाणा और हिमाचल क्यों परेशान हो? समझ रहे हैं? जहां पर डिस्टर्ब करोगे वहां पर हमारा फोर्स पहुंचेंगे, ठीक है, लेकिन जो एरिया में हो रहा है हम लोग पिन पॉइंट जगह पर टारगेट कर पाएंगे यदि हमें पता रहेगा हाँ इस एरिया में हो रहा है। लेकिन यदि पूरा बड़ा एरिया रहेगा तो हम कहां कहां खोजेंगे उसको? समझ में आई बात है? कोई डाउट? लिखिए, यहां तक लिख लिए? थोड़ा जल्दी लिखिएगा। हो गया? अच्छा, तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966। तो ये जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेप्सू किया गया, 4 पार्ट में बांटा गया। कौन सा अमेंडमेंट से बांटा गया था? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966। समझ में आई बात है? कोई डाउट? पूरा कहानी क्लियर हो गया यहां तक? तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट पढ़ लिए, फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़े ना? कहां चलिए फर्स्ट, हाँ फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़े। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़े, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़े, उसके बाद 18th पढ़े। क्लियर? चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, नंबर कितना होगा? दारू पी के बैठते हो क्या बे? गजब बेशर्म आदमी, सस्ता नशा करके आते हो। ठीक है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। थर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। जितना बता रहा हूँ सब आपके क्वेश्चन में आया हुआ चीज बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ चीज है। क्लियर?
अब देखो, आपको पता है 74 से पहले तक सिक्किम एक अलग हुआ करता था प्रिंसली स्टेट, हाँ या ना। तो भैया सिक्किम को हमको मिलाना था इंडिया में। सिक्किम को मिलाने के लिए अपना संविधान में चेंज करना पड़ा, आर्टिकल 2 लगाएंगे, फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिला रहे हैं तो चेंज करना पड़ा, तो चेंज करके हम लोग इंडिया में मिलाए। उसके बाद सिक्किम जब इंडिया में आया था, सिक्किम जब इंडिया में आया था तो एज एन यूटी आया था, क्या था, यूटी की तरह, ठीक है, क्लियर। सिक्किम जब एक यूटी बनकर इंडिया में ज्वाइन हुआ तो कौन सा अमेंडमेंट से हुआ, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर आगे हम लोग पढ़ेंगे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। अब 36th अमेंडमेंट से क्या हो गया ना, सिक्किम बोला ना यूटी बनकर ना रहेंगे, स्टेट चाहिए हमको, हमको अपना पावर चाहिए, हमारा सीएम होगा, तुम लोग ऐसे एलजी को बाहर से लाकर बिठा दोगे, हम लोग क्या करेंगे, चलो भैया स्टेट बना दो। तो सिक्किम क्या बना, सिक्किम बिकेम फुल फ्लेजेड स्टेट, स्टेट। यूटी से क्या बन गया वो, फुल फ्लेजेड स्टेट, कौन सा अमेंडमेंट से, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। समझ में आई बातें, कोई डाउट? हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। याद करो ये दौर किसका चल रहा है, किसका दौर चल रहा है, इंदिरा गांधी, ठीक है। और इंदिरा गांधी उस टाइम कैसा पावर में थी, एब्सोल्यूट पावर में, ठीक है। एकदम सोचो पूरा फुल पावर के साथ पीएम बनी है, 1971 में बनने के साथ पाकिस्तान को 2 पार्ट में काट दी, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश। उसके बाद सिक्किम को भी इंडिया में मिला ली। अब कुछ और तूफानी करते हैं, समझ रहे हो। पहले इंडिया पाकिस्तान से वार जीत ली, 93,000 सोल्जर को रख ली वार ऑफ प्रिजनर बना के, सोच लो पावर कैसा होगा पीएम का। और यूएसए से रसिया से सबसे किसी कुछ समझती नहीं थे, आगे बढ़ते जा रही थी। इंडिया में आने के बाद इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन कर दी। उसके बाद नया स्टेट को भी इंडिया मिला ली, फॉरेन टेरिटरी, हमारा इंडिया थोड़ा और बड़ा हो गया, हाँ है ना। अब सोचो इंदिरा गांधी के मन में कैसा कैसा ख्याल आ रहा होगा, वाह। इसके बाद चलने लगा था इंडिया में, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सच्ची बता रहे हैं, उस टाइम इंडिया में ये प्रोवर्ब चलता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ठीक है। अब क्या करने के लिए बचा, सब कर दिए हम लोग, रोटी कपड़ा मकान, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एडिकेशन का काम कर रहे हैं, गरीब हम लोग नहीं रहेंगे, कुछ दिन बाद गरीब से भी हट जाएंगे। आज पाकिस्तान को तोड़फोड़ कर दिए, नया कंट्री को, नया एक जगह स्टेट को हम लोग अपने इंडिया में मिला लिए, फॉरेन टेरिटरी को। अब क्या बचा, तो कुछ और तूफानी करते हैं, इंदिरा जी का मन में आया, और जून 26, 1975 को लग गया इमरजेंसी, तूफानी करने के चक्कर में। बट नहीं, रीजन कुछ और था, लेकिन मैं इसको सरकास्टिक वे में बोलकर आपको समझाना चाह रहा हूं। इमरजेंसी लग गया, लगाना पड़ा, ठीक। उसी इमरजेंसी के दौर में इंदिरा जी ने रुके नहीं खुद को, बोले ना अभी तो हम पावर में, अभी जो चाहेंगे सब कर सकते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर में अब हम लोग पढ़ेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। अब देखो भैया, इंदिरा जी हैं फुल पावर में, ठीक है। अब इंदिरा जी ने डिसाइड किया कि एक कमिटी था, उसका रिकमेंडेशन आया था, रिकमेंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है इसीलिए बता रहा हूं, रिकमेंडेड बाय फर्न
सिंह कमेटी, रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने बोला ये करना है, रुको कर देते हैं, सब कर देंगे, मेरे पास बहुत पावर है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अपना संविधान में डिटेल्ड वे में, पूरा कंप्लीटली डिटेल्ड वे में लगभग 59 अमेंडमेंट किए एक ही साथ, एक ही संविधान अमेंडमेंट के थ्रू 59 चेंजेज लाए। क्या चेंज किए? 59 चेंजेज लाए एक ही साथ में, 59 चेंजेज लाए। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में, एक अमेंडमेंट से 59 चेंज। समझ रहे हो? इसीलिए इतना डिटेल आपका अमेंडमेंट हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? बोला जाए, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आपको पता है ये फैसला जो किया जा रहा था एरोगेंसी के साथ किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम बहुत पावर है, एब्सोल्यूट पावर है इंदिरा जी के पास। तो इसका जो था, इट क्रिएटेड एडवर्स इफेक्ट ऑन डेमोक्रेसी, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। इसके वजह से अपना डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा गलत इंपैक्ट पड़ा, एडवर्स इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, 59 चेंजेस की, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है जो इस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? चेंजेस लाया गया, और उसका जो है बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ा कहां पर? अपना डेमोक्रेसी पे। क्लियर है बात यहां तक? ना कोई डाउट? क्लियर? अब क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आया समझिएगा उसको। ठीक है, नंबर 1, president was bound to accept the advice of कैबिनेट। कैबिनेट जो भी बोलेगा प्रेसिडेंट सुनने के लिए बाउंड, आपको सुनना ही पड़ेगा। इनका डेमोक्रेसी को मार दिया, प्रेसिडेंट का जो पावर था खत्म कर दिया। प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। नंबर टू, इमरजेंसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन इसको इमरजेंसी लगाते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन पहले बात होता था कि कैबिनेट के बात पे लगाएंगे। ठीक है, चेंज करके लिख दिए, पीएम बोले लगा दोगे। ठीक है, पीएम का बात सुनोगे, कैबिनेट के पास जाने की जरूरत नहीं, मेन हम ही है। इमरजेंसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। समझ रहे हो? नेक्स्ट द टर्म ऑफ लोकसभा was made 6 years. The term of Lok Sabha was made 6 years. Clear? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिएगा।
फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज वर WRE वर एडेड. नंबर नेक्स्ट, 3 words had been added in preamble of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया, 3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया. ठीक है, ठीक है, प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया. ठीक है, अब देखो याद करो, प्रियम्बल से रिलेटेड बात मैं आपको पढ़ाया था. पहले इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला जाता था. कौन आपका प्रेजेंट किए थे लोकसभा में? जवाहरलाल नेहरू. बोला ये मेरे पापा का प्रॉपर्टी है. इंदिरा गांधी, मेरे पापा का प्रॉपर्टी है. पापा एक चीज में गलती से भूल गए हैं. मेरे पापा का पॉलिसी होता था हम लोग सेकुलर हैं, लेकिन इसमें लिखा कहीं नहीं. चलो लिखो कि हम लोग सेकुलर हैं. पहला बात लिखो इसमें कि हम लोग सेकुलर हैं. ठीक है. दूसरा क्या बोला गया? सॉवरेन है. तीसरा ना, सॉवरेन बोला गया. ठीक है, सॉवरेन तो पहले से लिखा हुआ था. यहां पर एक वर्ड ऐड किया गया सेकुलर. उसके बाद सोशलिस्ट. मेरा पापा का पॉलिसी था सोशलिस्ट है. चलो ये ऐड करो. सोशलिस्ट ऐड किया गया, सेकुलर ऐड किया गया. ठीक है, उसके बाद एक वर्ड ऐड किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में ऐड किया गया. कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से. क्लियर है? कोई डाउट? बोला जाए तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये सारा जो इंपॉर्टेंट चेंजेस दिखा रहा हूं, 59 टाइप का चेंज हुआ था, जिसमें ये सब जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. पहला क्वेश्चन पूछा जाता है टेन्योर 5 साल से 6 साल कब हुआ था? तो 42nd अमेंडमेंट से. फिर अगला अमेंडमेंट 44th हुआ जब इंदिरा जी हारने के बाद मोरारजी देसाई बने थे PM. सबको फिर नॉर्मल कर दिए. बोले ना ये सब नहीं चलेगा, हटा. ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी उस टाइम एरोगेंट होने के बाद ये सारा काम की थी. क्लियर? समझ में आया बात? तो अब देखो टर्म को 6 साल कर दिया, अपना प्रियम्बल में भी चेंज कर दिया, 3 वर्ड ऐड कर दिया. तो ऐसे बोलेगा सेकुलर वर्ड हैज बीन एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो 42nd आंसर होगा. ठीक है. अच्छा, टर्म ऑफ लोकसभा was fixed at 6 years from 5 years through which of the following amendment? 42nd. इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. क्लियर? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा अमेंडमेंट को बोला जाता है? 42nd. ठीक है, आगे बढ़े. कोई डाउट यहां तक? तो एडवर्स इंपैक्ट आपको समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ा? हाँ या ना? चलो, तो 42nd अपना हो गया क्लियर. अब हम लोग बात करते हैं नंबर कितना होगा दोस्तों? नंबर 8. नंबर 8, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. ठीक है. अच्छा, आपको यहां पर मैं कुछ बताया था, एक मिनट. राइट टू प्रॉपर्टी, हाँ, यहां पर मैं लिखा था ना 42nd, लेकिन ये 42nd ना होकर होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. ठीक है, एक चेंज यहां पर कर लेना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, सबसे पहला काम किया गया यहां पर
ब्रॉट बाय, कौन लाया ये अमेंडमेंट को? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ब्रॉट बाय मोरारजी देसाई, ठीक है। और इसमें किया क्या गया? द शॉर्टकमिंग्स ऑफ the shortcomings of 42nd Constitutional Amendment Act 1976 was removed। सबसे पहले तो उसको खत्म किया गया। समझ में आई बातें? शॉर्टकमिंग्स को रिमूव कर दिया गया। क्लियर? उसके बाद पहला काम ये किया, शॉर्टकमिंग्स मतलब क्या होता है? कमी, जो उससे दिक्कत होने वाला चीज उसको खत्म किया गया। दूसरा चीज क्या किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका क्या होता था? एक फंडामेंटल राइट होता था, हाँ है ना? बोला जाए क्या होता था? ये एक फंडामेंटल राइट, इसको बना दिया गया लीगल राइट। क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट को बना दिया गया लीगल राइट। क्लियर? इसके बाद और एक काम किया गया। क्लियर? राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया? लीगल राइट। उसके बाद क्या बोला जाता था? इंदिरा गांधी ने क्या बोला था? प्रेसिडेंट को कैबिनेट का बात को मानना ही पड़ेगा, बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। यस और नो? अच्छा, लेकिन मोरारजी देसाई का ये अमेंडमेंट के थ्रू कहना था प्रेसिडेंट जो रहेंगे, ठीक है, एक मिनट, यहां पर प्रेसिडेंट लिख दिया हूं, इसको मैं यहां से, यहां पर कैबिनेट, कैबिनेट अपना एडवाइस किसको देंगे? एडवाइस यदि प्रेसिडेंट को देंगे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उस एडवाइस को फिर से घुमा देंगे, ना भैया हमको तेरा एडवाइस नहीं चाहिए, ठीक है। अब फिर से मान लेते हैं कैबिनेट यही एडवाइस दे दे प्रेसिडेंट को, तो इस बार प्रेसिडेंट मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो वन टाइम विंडो दे दिया कि आप एक बार चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। यस सर नो? वन टाइम अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है? वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न द एडवाइस, ठीक है। तो यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मोरारजी देसाई ने बोला कि प्रेसिडेंट जो रहेंगे ऐसा नहीं कि बाउंड है, मानना ही पड़ेगा, उनका मन नहीं करे तो नहीं मानेंगे, एक बार घुमा भी सकते, फिर से यदि सेम बात दे दे तब तो उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहां से क्या हुआ? प्रेसिडेंट का थोड़ा सा नेगोशिएशन पावर बोलो, प्रेसिडेंट का पावर बोलो, थोड़ा सा बढ़ा। यस और नो? अच्छा, अब आगे बढ़े। एक और चेंज लाया गया था, एक और चेंज लाया गया था। जैसे वहां पर इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट में क्या बोले? पीएम बोल देंगे तो आपको क्या लगा देना है? इमरजेंसी लगा देना है। पीएम यदि एडवाइस कर दे, एडवाइस कर दे क्या चीज के लिए? इमरजेंसी के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? बोलेंगे जी हजूर, हाँ है ना? क्लियर? इमरजेंसी लग जाएगा। क्लियर? कौन सा अमेंडमेंट था ये? 42nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये बोलता था। लेकिन भैया यहां पर मोरारजी देसाई का कहना था पीएम नहीं बोलेंगे, कैबिनेट बोलेंगे आपको, पीएम का बात आपको नहीं सुनना है, क्योंकि पीएम का अकेले का ब्रेन होता है, कैबिनेट में आपका 52, 54 जितना भी रहे मिनिस्टर होते हैं, 52 लोग यदि बोलेंगे तब आपको लगाना, एक दिमाग को क्यों लगाइएगा? क्लियर? तो यहां पर कौन एडवाइस करेंगे? अब बोला जाए एडवाइस करेंगे, कैबिनेट एडवाइस करेंगे, है ना?
एडवाइस करेंगे इमरजेंसी के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे भैया, इमरजेंसी लगाएंगे। और यही होता है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कि जितना वो पावर अपने हाथ में ली थी धीरे धीरे उसको कम किया गया 44th अमेंडमेंट से। समझ में आई बातें? कोई डाउट? हो गया यहां तक, तो आगे बढ़ेंगे। हो गया यहां तक, आगे बढ़े। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हो गया, आगे बढ़े। ओके, नंबर नेक्स्ट, नंबर कितना होगा? 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1980। ठीक है, 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1980। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक अमेंडमेंट पढ़े थे, अमेंडमेंट था आपका 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या पढ़े थे? 1960 से 70 कर दिया था। ठीक है, अब देखो इसके बारे में चर्चा किया गया जाकर 45th कॉन्स्टिट्यूशन में, भैया इसको जो है आगे और बढ़ा दो, आगे और बढ़ा दो। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है, इसको और बढ़ा दो। ठीक है, और बढ़ा दो, कहां तक बढ़ा दो? आगे बढ़ा के इसको कर दो 2020 तक। ठीक है, 1980 तक था, अब टिल 2020 तक हो गया, बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? एक्सटेंड कर दिया गया, है ना। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियन टिल कहां तक? 2020 तक बढ़ा दो। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब खत्म क्या हुआ? एंग्लो इंडियन खत्म हुआ है, बाकी SC ST के लिए 2030 तक कर दिया गया, इसको 2020 में बढ़ा के 104th अमेंडमेंट से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, फिर 2030 में फिर बढ़ा दिया जाएगा, उसमें क्या है। हो गया 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1980 खत्म, बोला जाए।
जल्दी लिखो, डेट लेट ना करो। चलो आगे बढ़े, बोला जाए। नेक्स्ट लिखिएगा, कितना होगा 10 नंबर? हाँ चलो, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, 1985। फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। देखो दोस्त, यहां पर क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ इन 10th शेड्यूल, इन 10th शेड्यूल। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या लाया गया, एक चीज, नया चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ। हो गया। अच्छा देखो क्या होता है, 1985 से पहले तक इंडियन पॉलिटिक्स का एथिकल वैल्यू धीरे 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 करके डिग्रेड होते जा रहा था, एथिक्स खत्म होते जा रहा था। ऐसा नहीं बोलेंगे पूरा समाप्त हो गया था, आज उससे बुरा हाल आज है, ठीक है, लेकिन उस टाइम तक क्या होने लगा था, टॉपलिंग द पार्टी, मतलब क्या हुआ, दल बदल करने वाला चीज। जैसे इंडिया में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, दो तरीके का अलायंस बनाते हैं, एक होता है प्री इलेक्शन अलायंस, पोस्ट इलेक्शन अलायंस। ठीक है, दो तरीके का आप अलायंस बनाते हैं, हाँ या ना, बोला जाए तो दोनों ही अलायंस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना अलायंस किए हुए पहले क्या करते, पहले कोई कानून नहीं था देश में। मान लेते हैं एगो कोई एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, एमएलए एमपी बिफोर इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन, ठीक है, यदि ये एक्स पार्टी से था, एक्स पार्टी से था, ठीक है, इलेक्शन से पहले, ठीक है, और ये बन गया क्या, विनर, ठीक है, क्लियर। तो एमएलए या एमपी कहलाएगा कौन सा पार्टी का, एक्स पार्टी, क्लियर। लेकिन ये क्या करेगा, अब शिफ्ट कर जाएगा, यहां से क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा वाई पार्टी में, एक्स पार्टी से किधर चला गया, बोला जाए वाई पार्टी में, ठीक है। तो ये खूब होता था पहले, ठीक है। चलो भैया मेरा सीट कम, तुम आ जा मेरे तरफ, तुमको जितना बोलेगा पैसा उतना पैसा देंगे, आ जा, ठीक है, खूब चलता था, ठीक। इससे क्या होता था, अपना डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल जो रूल होना चाहिए था, वो रूल लागू ही नहीं हो पाता था, किल। तो इसके लिए हमारा एक 52nd अमेंडमेंट 1985 में लाया गया, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब यदि कोई एमएलए या एमपी अपना पार्टी छोड़कर जीतने के बाद दूसरे पार्टी में जाएगा, जीतने के बाद पहले जा सकता है, जीतने के बाद यदि पार्टी चेंज करेगा तो उसका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, खत्म, क्लियर। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि पार्टी चेंज नहीं हो सकता है क्या, अभी भी देखे होंगे सर, एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सारे एमएलए के साथ पार्टी ही चेंज कर लिए, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, कर सकते हैं। वहां पर एक बैरियर लगाया गया, क्या बैरियर लगाया गया, यदि आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं, मतलब एक्स पार्टी से वाई पार्टी में यदि आप जाना चाहते हैं, तो एक्स पार्टी का जितना एमएलए होगा, एक्स पार्टी का 2/3 एमएलए, 2/3 एमएलए एक साथ वाई पार्टी में जाएगा, 2/3 एमएलए एक साथ वाई पार्टी में जाएगा, एक एमएलए 2 एमएलए जाने से नहीं होगा। मतलब यदि 300 एमएलए है, 200 एमएलए एक साथ शिफ्ट करेगा तो चलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उससे यदि कम एमएलए शिफ्ट करता है तो आपके ऊपर में एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आपका कैंडिडेचर खत्म। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है समझ में आ गया? जब कभी भी आप पार्टी चेंज करेंगे तो 2/3 ऑफ दी एमएलए हो या एमपी हो, जो भी हो, एमएलए एमपी कुछ भी हो सकता है, आपके साथ शिफ्ट करना चाहिए पार्टी, तब तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, अदरवाइज एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। क्लियर? तो जब आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी चेंज किए थे तो उनके साथ 2/3 एमएलए आए थे और फिर से शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए थे और वो सेंट्रल मिनिस्टर बन गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। समझ में आई बातें? कोई डाउट बोला जाए? यहां तक बात क्लियर हो गया? 2/3 मेंबर के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा पार्टी को, यहां तक क्लियर है बात? लेकिन अब देखो अभी का जो करंट सिनेरियो है, यहां पर पार्टी लोगों ने कुछ अलग रास्ता भी निकाला इससे बचने का। एक तो रास्ता है कि जितना पैसा लेगा 2/3 पार्टी को खरीद लो, एक साथ ही चेंज कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, मान लेते हैं किसी स्टेट में 110 सीट है, कितना सीट है? 110 सीट है और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, 3 पार्टी वहां पर इलेक्शन में था, किसी को मेजोरिटी नहीं आया। एगो का आया है 50 सीट, एगो का आया है 49 सीट, बाकी जो आया है आपका 11 सीट वो थर्ड पार्टी को आया किसी। तो जनरल केस में क्या होना चाहिए? थर्ड पार्टी को अपने साथ पूरा पार्टी को ही मिला लो, उसको सीएम बना दो। एकनाथ शिंदे वाला महाराष्ट्र, हाँ है ना, मिला दो, हो गया, वही सीएम रहेगा। क्या होगा? पावर तो अपने पास ही रहेगा, ज्यादा एमएलए अपने पास है। एक सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है, ना ना हम तो अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बनाएंगे। मान लेते 3 पार्टी था, ए बी सी, एक के पास 50 सीट, एक के पास 49 सीट और एक के पास 11 सीट, टोटल 110 सीट का वो विधानसभा था। ठीक है? अब बोल रहा है बी पार्टी की भैया हम ही सरकार बनाएंगे। ए भी नहीं बोल रहा है, ए से नहीं हो पा रहा है, बी बोल रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, कैसे बनाएंगे? एक सिनेरियो है कि बी प्लस सी मिलकर बना ले, ठीक है, लेकिन ये भी करना नहीं चाह रहा वो। उसके पास ये नहीं करेगा तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? ए के साथ मिलकर बना ले। ए के साथ तो कभी नहीं मिले, दोनों अपोजिशन है, तभी ऐसा सीट लाया है, हाँ है ना? तो अब क्या करेगा वो? आइदर ए का या सी का, आइदर ए का और सी का एमएलए को बोलेगा भैया तुम एमएलए बनाए, 5 साल तक एमएलए रहोगे? बोलेगा हाँ। 5 साल में कितना कमाएगा बोल? वो अपना हिसाब लगाया, कैलकुलेटर से बैठा कर हिसाब करेगा, हाँ एक दिन में हम 10 लाख कमाते, 20 लाख कमाते, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी कमाते उतना कमाएंगे। चलो तुमको हम 15 साल का पैसा देते हैं, तुम 15 साल तक एमएलए, तुम अपना सीट से क्या करो? रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो। रिजाइन करवाना शुरू करेगा, बहुत सारा एमएलए एक साथ रिजाइन करेगा तो वो सारा सीट क्या हो जाएगा? वैकेंट। फिर से वहां पर क्या होगा? बाई इलेक्शन। टोटल पूरा हर जगह इलेक्शन तो हो नहीं सकता, क्या होगा वहां पर? बाई इलेक्शन। जो पार्टी पावर में होता है बाई इलेक्शन वही जीतता है, सिंपल सा रूल है, क्योंकि उसके पास टोटल मशीनरी उसके हाथ में होता है। क्लियर? तो बाई इलेक्शन जीतेगा और अपने पावर में खुद अकेले आ जाएगा। समझ में आया? एंटी डिफेक्शन से लॉ से बचने के लिए सब कानून, ये सब चीज लगाया जा रहा है। डेली का तुम लोग को बीमारी है क्या भाई? ये चीज उपाय लगाया जा रहा है, ठीक है? और इस तरह से जो कि अपना डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। एमएलए एमपी का अपना एक डिग्निटी होना चाहिए ना, हम रिटायरमेंट ना देंगे, क्यों दे रेजिग्नेशन? हमको जनता ने चुना, उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं या नहीं? ऐसे रेजिग्नेशन दे देंगे कि नहीं देंगे? तो कुछ एमएलए एमपी के पास, जिसके पास ये एथिक्स का कमी होता है, वो लोग ऐसा गलती कर बैठते हैं। सारे नहीं करते, कुछ कर बैठते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए, बोला जाए आगे बढ़े? खत्म? चलो नेक्स्ट, कितना नंबर होगा दोस्त? सब चलो, अब ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बचा है, सब छोटा छोटा बचा हुआ। 61, 11 नंबर ना? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989।
ज़्यादा नहीं बचा, बहुत कम बचा, टेंशन मत लो, मेजोरिटी हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं तुरंत खत्म कर दिया होता। ठीक है, देखो 1989 से पहले जो वोटिंग एज होता था, वोटिंग एज, मिनिमम एज कितना होता था? 21 ईयर्स। ठीक है, 1989 से पहले, 1989 से बिफोर। क्लियर? इसी को बोला जाता था एडल्ट सफरेज। ठीक है, क्लियर? लेकिन भैया यहां पर राजीव गांधी ने एक काम किया, क्या किया? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से वोटिंग एज को कितना कर दिया गया? 18 ईयर्स, और ये आपका न्यू एडल्ट सफरेज हो गया। समझ में आई बातें? बोला जाए तो वोटिंग एज आपका 21 साल से घटकर 18 साल हो गया। कौन सा अमेंडमेंट से? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। हो गया? बोला जाए? नेक्स्ट है अपना कितना? 12 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। तो फॉर्मेशन ऑफ SC कमीशन, SC कमीशन को बनाया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए एक अपना एक कमीशन होगा जो टोटल मैटर को देखेगा। ठीक है, हो गया? बोला जाए? चलो भैया 13 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। हो गया? देखो इससे पहले तक 1991 से पहले तक दिल्ली, पुडुचेरी सब क्या था? यूनियन टेरिटरी होता था, लेकिन उसके पास अपना स्टेट असेंबली नहीं हुआ करता था। क्या नहीं होता था? स्टेट असेंबली नहीं हुआ करता था। लेकिन थ्रू दिस अमेंडमेंट क्या हो गया? यूटी दिल्ली एंड पुडुचेरी ठीक है, के लिए क्या बन गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। वाज फॉर्म्ड, और वहां पर सीएम बनने लगा। 3 ही यूटी है जहां पर सीएम होता है। कहां पर? दिल्ली यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो 1991 से पहले एक भी नहीं था यूटी जहां पर खुद का सीएम होता था। क्लियर? इसलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। हो गया? बोला जाए?
Through this amendment, UT Delhi and Puducherry Legislative Assembly was formed. जम्मू कश्मीर 2019 में यूटी बना है भाई, जल्दी लिखो। ठीक है, नंबर 14, 70th Constitutional Amendment Act 1992। लेजिस्लेटिव असेंबली, आप लिख लो, पुडुचेरी एंड दिल्ली। लेजिस्लेटिव असेंबली was included in electoral college of the president लिखो। हो गया, बोला जाए। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब क्या हुआ? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है। ठीक है, तो एमपी ऑफ लोकसभा राज्यसभा, एमएलए ऑफ स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये लोग वोट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बातें? कोई डाउट? चलो 14th हो गया, नेक्स्ट 15th, 73rd Constitutional Amendment Act 1992। 73rd Constitutional Amendment Act 1992। ठीक है, यहां पर जो होगा रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या रिकमेंडेशन था? रिकमेंडेशन जो था पंचायती राज का था, पंचायती राज इंक्लूडेड इन 11th शेड्यूल। पंचायती राज इंक्लूडेड इन 11th शेड्यूल। जल्दी लिखो, जल्दी। अच्छा, पूरा इंडिया में उस टाइम से क्या लग गया? पंचायती राज। लेकिन भैया पंचायती राज का एक इतिहास है। ठीक है,
पहली बार इंडिया में पंचायती राज नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पंचायत बनाया गया था। ठीक है, कब से हुआ था ये बात? 1959 से। और इंडिया में कब लागू हुआ? 1992 में। ठीक है, हो गया तक? हो गया, आगे बढ़े। देखो भैया, इस चैप्टर को आज खत्म करना है, अगले दिन ये चैप्टर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा। मैं ज्यादा डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, बच्चा लोग को ज्यादा, आप लोग क्वालिटी पढ़े नहीं इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। यदि लास्ट में पढ़ाता इतना डिटेल में नहीं बताता आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट कितना नंबर हम लोग चल रहे थे यार? 15 हो गया था ना? 16 कितना नंबर अमेंडमेंट तक हुआ था? 73rd 73rd ना 93rd हुआ था? हैं? हाँ 73rd। फिर है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। म्युनिसिपैलिटी was added in 12th schedule. Municipality was added in 12th schedule. Municipality was added in 12th schedule. आगे बढ़े। 17 नंबर 86th Constitutional Amendment Act 2003। 86th Constitutional Amendment Act 2003 अंडर, ये डरा किसको रहे हो? आर्टिकल 21A ए कौन है वे जिसका आप एलिमेंट्री एजुकेशन has been made fundamental right, has been made fundamental right। और ज्यादा नहीं, 15 मिनट का चीज बचा हुआ क्लास, ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी हम लोग ज्यादा पढ़े भी नहीं है। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट के आसपास पढ़े हैं, 1.5 घंटा के आसपास, ज्यादा नहीं पढ़े हैं। कमा दिया हूं। ठीक है, चलो हो गया, शांति से पढ़िए, ठंडा लग रहा है कंबल लेके आया करो। ठीक है, हो गया यहां तक? ठंडा में ठंडा भी लगता है, गर्मी भी लगता है, सब तुम्ही लोग को लगता है। हो गया। अच्छा देखो यहां पर एक बात है, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो एजुकेशन होता है, 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड के लिए। ठीक है, एजुकेशन फॉर द चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे के लिए जो पढ़ाई होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसको क्या बनाया गया? बच्चे का फंडामेंटल राइट बनाया गया, और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया गया कि पेरेंट्स और गार्जियन के फंडामेंटल ड्यूटी होगा कि अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक,
और बच्चे के लिए बोला ये आपका फंडामेंटल राइट, आपसे कोई नहीं छीन सकता, यदि कोई आपको नहीं देगा तो सरकार बोला हम देंगे। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 हो गया। कौन सा आपका आर्टिकल में, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21A, ठीक है। नेक्स्ट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, establishment of FT कमीशन। SC कमीशन कौन सा अमेंडमेंट से आया था? SC कौन सा अमेंडमेंट से आया था? बोला जाए 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। एंड 89 से क्या है? FT कमीशन। आगे बढ़े, बोला जाए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, इंडिया बांग्लादेश लैंड ट्रांसफर, इंडिया बांग्लादेश लैंड ट्रांसफर। हो गया? लिखे? लिखिए क्या? अब सुनो ध्यान से, लैंड ट्रांसफर बिल क्या होता है? जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरह से बाउंड्री शेयर हो रहा था, मान लेते हैं, तो मोदी जी इधर से गए और इधर से शेख हसीना आए, दोनों बोले एक काम करते हैं मोदी जी और शेख हसीना, हम लोग अपना बाउंड्री को सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, कुछ एरिया जो आप में जा रहा है इंडिया वाला वो आप रख लीजिए, जो बांग्लादेश का हमारी तरफ आ रहा है उसको हम रख लेते हैं। कौन सा अमेंडमेंट से किया गया था? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। हो गया? कोई डाउट? यही बोलना चाह रहे थे ना? हो गया क्लियर? फिर टाइम तो दो, हम खुद बताएंगे। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, नंबर कितना होगा? हाँ 20, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसको 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसी में जो आपका आया था GST आया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और ये आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। यस और नो? नेक्स्ट लिखिएगा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। हो गया? चलो नंबर 22, 103rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 124 CAB। ठीक है, रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। कितना नंबर हो गया यहां तक? और ज्यादा नहीं, 2-3 को बचा हुआ है। ठीक है, 23 104 होगा ना जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 126 CAB। ठीक है, क्लियर? इससे देखो क्या किया गया, इससे क्या किया गया, जो आपका SC ST के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन चल रहा था, यस और नो, रिजर्व्ड सीट होता था। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड टिल 2030। ठीक है, 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। क्लियर? एंड एंग्लो इंडियन के लिए जो था, एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में जो आपका रिजर्व्ड सीट होता था, इसको रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहां तक लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ इससे पहले तक होता था 552, अब कितना हो गया 550, इस अमेंडमेंट के बाद से। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक तो बोल सकते हैं, बोलिए। SC ST का जो आपका रिजर्व सीट का जो चल रहा है वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया, एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट से? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा सीट अभी कितना हो गया? 550 हो गया। क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी लिखिए। हो गया? बोला जाए? चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। नंबर कितना होगा? 24 होगा ना जी? तो लिखिएगा 24 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021, 105 2021। ठीक है, और ये जो था आपका 126 होगा ना? कितना था? 27। अच्छा 27 127
CAB, 127th CAB। ठीक है, लिखिएगा इसमें restored the power of state government restored the power of state government to recognize socially and educationally backward class। इसको हम लोग बोलते हैं SC/BC। ठीक है, इसी को हम लोग OBC बोलते हैं, और उसका 2 लेयर होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, NCL, CL, है ना। क्लियर हो गया? बोला जाए, लिखिए जल्दी। आगे बढ़े, बोला जाए। एक और बिल बचा हुआ है, लास्ट खत्म हो जाएगा, नारी शक्ति पे खत्म करेंगे हम लोग तारीख। ठीक है, एकदम नारी शक्ति पे खत्म होगा दोस्त। 25 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। बातें नहीं करो, इसमें लिख लीजिएगा 128 CAB, 128 CAB। ठीक है, लिखिएगा रिजर्वेशन ऑफ 1/3, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 of all seats for women, of all seats for women in Lok Sabha and state assemblies, in Lok Sabha and state assemblies, ठीक है, स्टेट असेंबलीज इंक्लूडिंग दोज, यहां पर स्टेट असेंबलीज में दिल्ली भी आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली लिख लीजिए, इंक्लूडिंग दोज रिजर्व फॉर SCs एंड STs, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। उसके अलावा भी जो रहेगा उसमें 1/3 रिजर्वेशन दे दिया, किसको? वुमेन को। ठीक है, समझ में आई बातें? इसी को हम लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 बोलते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 बोलते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 बोलते हैं।
और इसी को बोला जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो रहेगा अभी जो फिलहाल जो रिजर्वेशन लाया गया है ये 15 ईयर्स के लिए लाया गया दोस्त। कितने 10 साल के लिए लाया गया? अब हो सकता है जैसे SC ST के लिए आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये भी कंटिन्यू होते रहे। हो सकता है सीट को बढ़ा के 50% कर दिया गया, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूशन है मेन का, 50% वुमेन का, तो दोनों को 50-50 कर दिया भी हो सकता है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी जो है 15 साल के लिए लगाया गया है। क्लियर? मतलब टिल 2038, समझ रहे हो? अच्छा, तो अभी जितना हमारा अमेंडमेंट था, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अमेंडमेंट होता कैसे। सुन लो ध्यान से, 5 मिनट का आपका रिवीजन वाला चीजें कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये टॉपिक हो गया कवर। और इसे 100% श्योर रहिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%। और जितना पढ़ा है इसी से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। इसका भी 100% श्योरिटी देना, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि अमेंडमेंट होता कैसे। ड्राफ्ट से बिल, बिल से एक्ट बनता है, अमेंडमेंट हो जाता है ना। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़े, 7th अमेंडमेंट पढ़े, ठीक है। टोटल 106 अमेंडमेंट आज तक हुआ, उसमें जो इंपॉर्टेंट था हम लोग पढ़े। फर्स्ट पढ़े जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशमेंट। 7th में क्या था आपका? लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बन सकता है, फैजल अली कमीशन का रिपोर्ट था। 8th में क्या था आपका SC ST के लिए सीट में क्या रहेगा? असेंबली में रिजर्व रहेगा, उसको क्या किया गया? बढ़ाया गया, 70 तक बढ़ाया गया, ठीक है। अच्छा, 18th में क्या बोला गया? पेप्सू का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, ठीक है। अब पेप्सू ही वो स्टेट है जहां पर पहली बार क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था, प्रेसिडेंट रूल लगा था। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक? अच्छा, पेप्सू का फिर आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री भी बताया था शायद, कुछ ना कुछ। कहाँ चल गया? हट गया क्या? ना यहाँ पर है ना, बताया था ना पेप्सू के बारे में, सारा कहानी बता दिया था आपको। चलिए, कहाँ है? हो गया पेप्सू की कहानी खत्म। उसके बाद क्या था भैया? 35th सिक्किम को हम लोग एक यूनियन टेरिटरी के लाए। 37th 36th पे क्या कर दिया? उसको हम फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिए, ठीक है। पेप्सू का कहानी था ये आपको। पंजाबी के लिए पंजाब, हिंदी के लिए हरियाणा, पहाड़ी लैंग्वेज के लिए हिमाचल, और यूटी के लिए चंडीगढ़। 42nd जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसके बारे में फुल डिटेल्स बहुत सारा चेंज किया गया। इंदिरा गांधी ने कराया था, क्या क्या चेंजेस कराया था, सारा कुछ हमने यहाँ पर बता दिया, है ना। इसका जो भी आपका प्रॉब्लम था उसको फिर से आगे प्रॉब्लम ना रहे, शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसको मोरारजी देसाई ने किया। और उसमें जो जो चेंजेस आपका किया गया वो मैं बता दिया आपको। प्रेसिडेंट का पावर को थोड़ा बढ़ाया गया। पीएम अब डायरेक्टली एडवाइस करके प्रेसिडेंट को ये नहीं बोल सकते इमरजेंसी लगा दो, जो बोले कौन बोले? कैबिनेट बोलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया, हाँ या ना? ओके। इसके बाद भैया 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़े हम लोग, जिसमें क्या किया गया? आपका सीट को, रिजर्वेशन को क्या किया गया? फिर से बढ़ाकर कहां तक ले गया? 2020 तक। चलो अब आगे पढ़ेंगे। 104 में इसका कहानी है फिर, है ना। हो गया यहां तक? अच्छा, अब उसके बाद हम लोग पढ़े 52nd एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता है, कैसे होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, कैसे काम करता है, सारा डिटेल्स में पढ़ लिए, है ना। नेक्स्ट था अपना 61st। इसमें हम लोग क्या किए थे? अपना वोटिंग एज को कम किए थे, है ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा, 65th में क्या किए? आपका जो रहेगा शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन बनाए थे। 69th में क्या किए थे हम लोग? दिल्ली और पुडुचेरी को असेंबली दिए थे, यस और नो बोला जाए। फिर 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोले कि भैया जो हम लोग असेंबली दिए दिल्ली और पुडुचेरी, वो लोग भी वोट कर सकते, कहां पर? प्रेसिडेंट का इलेक्शन में। 73rd में क्या किया गया? पंचायती राज को लाया गया। कौन सा? कमिटी के रिकमेंडेशन पे बलवंत राय मेहता। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? नगौर। वहां पर कब आया? 1959 में। कहां पर है नगौर? राजस्थान में। क्लियर? चलो 74th में म्युनिसिपैलिटी कौन सा शेड्यूल में दिया गया? 12th शेड्यूल में। चलो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, है ना। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर क्या किया गया? एसटी के लिए कमीशन बनाया गया। 100 यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के बीच बॉर्डर शेयर जो हुआ था उसका लैंड ट्रांसफर हुआ था। क्लियर? 101 जीएसटी। 102 क्या किया गया? एनसीबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, है ना।
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए जो एक कमीशन रहता है उसको क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान लिया गया, ठीक है। 103 में क्या किया गया, EWS 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS जनरल कैटेगरी को, है ना। अच्छा 104 में क्या किया गया भैया, SC ST के लिए जो है 2030 तक बढ़ा दिया गया, एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया गया, है ना। अच्छा 105 में हम लोग क्या पढ़े, SC BC का जो है पावर, जो SC BC कौन होगा, ये पावर कौन किसके पास चला गया है, स्टेट के पास, बीच में सेंटर ले आया था उसको फिर से स्टेट के पास भेज दिया, क्लियर। अच्छा अब देखो 106 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, इसी को वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया, लोकसभा और विधानसभा की जितना भी सीट रहेगा 1/3 सीट रिजर्व हो रहेगा किसके लिए, वुमेन के लिए, कितने दिनों के लिए, 15 ईयर्स के लिए। इतना ही तो पढ़े और तो कुछ पढ़े नहीं, आज ही पाए इतनी की था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।